हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑनलाइन थर्ड लेक्चर है और ये हमारा वीक 5 और 6 स्टार्ट है। तो हमने प्रीवियसली प्रोसेस मैनेजमेंट स्टार्ट किया था और उसमें उसके जो वीक 4 के जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए थे। अब हम वीक 5 और 6 स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो मेन टॉपिक है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट जो हमारा था। उसके अंदर हमने जो प्रोसेस से के रिलेटेड डिटेल थी वो वीक 4 में कवर कर ली थी, जो उसके सब टॉपिक्स में आता है। अब इसका जो प्रोसेस मैनेज का जो अनदर सब टॉपिक है, अब वो हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है प्रोसेस स्केजुलिंग। ठीक है जी। मेन हमारा जो टॉपिक था प्रोसेस मैनेजमेंट था। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक इंटीग्रल पार्ट है प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, और वो डिफरेंट तरीकों से इसकी मैनेजमेंट करता है प्रोसेस की। उसमें हमने प्रोसेस को देखा और उसकी जितनी भी चीजें, उसकी स्टेट हो गए, ऑपरेशंस हो गए, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हो गया, डिफरेंट चीजें हमने उसमें स्टडी की। आज हम प्रोसेस स्केजुलिंग देखते हैं कि प्रोसेस को कैसे स्केड्यूल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस स्केजुलिंग क्या है। डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस स्केजुलिंग: The process scheduling is the activity of the process manager. ये process manager की activity है that handles the removal of the running process from the CPU and the selection of another process on the basis of particular strategy. और उसका जो काम है वो क्या है? प्रोसेस स्केजुलिंग का जो थीम है वो क्या है? प्रोसेस स्केजुलिंग एक एक्टिविटी है किसकी? प्रोसेस मैनेजर की। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक मेन डिपार्टमेंट क्रिएट किया है प्रोसेस मैनेजमेंट का। उसमें एक मैनेजर है, मैनेजर साहब है, जिसको हम प्रोसेस मैनेजर कहते हैं। वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है प्रोसेस स्केजुलिंग की। उसकी ड्यूटी है, ये एक्टिविटी मीन उसकी ड्यूटी है। एक डिपार्टमेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट, उसमें एक मैनेजर है जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजर, और वो एक ड्यूटी उसकी दी गई है, उसको एक्टिविटी दी गई है प्रोसेस स्केजुलिंग की, कि आपने प्रोसेस को स्केजुल करना है आगे की तरफ, मशीन की तरफ। और उसका प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि किस प्रोसेस को उसने सीपीयू को देना है और किस प्रोसेस को सीपीयू से वापस बुलाना है, रिमूव करना है, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट बेसिस पे हो। ठीक है जी। तो ये चीज होती है। इसमें दो बातें आ जाती हैं। कुछ प्रोसेस हमारे जो हैं वो प्रियम्पटिव होते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया था। प्रियम्पटेबल होते हैं प्रोसेस, प्रोसेस प्रियम्पशन में स्टार्ट के जो लेक्चर थे हमारे प्रोसेस के उसमें। और कुछ होते हैं नॉन प्रियम्पटेबल प्रोसेसेस, यानी जिन प्रोसेस को कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको हम प्रियोरिटी वाले, अगर कोई प्रोसेस आ जाता है तो हम लो प्रियोरिटी प्रोसेस को सीपीयू से टेम्पररी तौर पे निकाल देते हैं। और इसी तरह कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि उनको हम नहीं निकाल सकते। वो जब तक अपना टाइम पूरा ना कर लें, जो उसका एग्जैक्ट टाइम उसको दिया गया है सीपीयू पे चलने का, वो जब तक कंप्लीट ना कर लें तब तक हम उसको नहीं रोक सकते। उनको कहते हैं नॉन प्रियम्पटेबल। जिनको रोक सकते हैं उनको प्रियम्पटेबल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस स्केड्यूलर लगे होते हैं, या प्रोसेस स्केड्यूलिंग जो हो रही होती है प्रोसेस मैनेजर के थ्रू, वो भी यही काम करता है। वो सेलेक्ट करता है किस प्रोसेस ने आना है और किसने रिमूव होना है, किसी भी बेसिस पे, किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रेटेजी के थ्रू। प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो आज का सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम आपके सिस्टम पे रन हो रहे होते हैं, आपकी मशीन पे रन हो रहे होते हैं। और ये कौन रन करवा रहा होता है? आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये मैकेनिज्म उसमें आया है, और जो हमारे हार्डवेयर हैं वो अब सपोर्टिव हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एसेंशियल पार्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू द एग्जीक्यूटेबल मेमोरी। मेन मेमोरी में मोर देन वन प्रोसेस को बुला लिया जाता है एट द सेम टाइम, एंड द लोडेड प्रोसेस शेयर द सीपीयू यूजिंग टाइम एंड मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम शेयरिंग जो हमने पढ़ा है। और फिर वो प्रोसेस एट द सेम टाइम सीपीयू पे रन हो रहे होते हैं, उनमें टाइम शेयरिंग की जाती है। ठीक है जी। टाइम शेयरिंग करके कि आपने 2 मिनट तक या 1 मिनट तक
इसने चलना है, फिर 1 मिनट बाद दूसरे ने चलना है, फिर 1 मिनट बाद तीसरे ने चलना है, फिर 1 मिनट बाद चौथे ने चलना है। तो टाइम उसमें शेयरिंग की जाती है। डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिथम सॉरी एल्गोरिथम यूज़ करके, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करके। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है प्रोसेस शेड्यूलिंग का? ये एक एक्टिविटी है किसकी? प्रोसेस मैनेजर की। ठीक है जी। और इस एक्टिविटी का काम क्या है? इसका काम ये है कि किस प्रोसेस ने सीपीयू पे चलना है और किस ने उसे उससे हमने रिमूव करना है। कौन से प्रोसेस को हम सेलेक्ट करें कि वो सीपीयू पे रन हो और किसको हम वहां से बाहर निकालें। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके लिए हम प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। जैसे हमने स्टेट पढ़े थे प्रोसेस के स्टेट्स, तो उसके मुताबिक क्यूज रखे गए हैं, रूम्स बनाए जाते हैं। उन रूम्स में जिस स्टेट में भी प्रोसेस होता है वो उस रूम में ठहर जाता है। हर एक के लिए अपना अपना रूम है। यानी जैसे अभी आपको नजर आ रहे हैं इन क्यू के नाम, रेडी क्यू, उसमें रेडी स्टेट वाले प्रोसेस होंगे। डिवाइस क्यू, उसमें वेटिंग वाले होंगे। जॉब क्यू, उसमें जो न्यूली क्रिएट होके आ रहे होंगे, जितने भी प्रोसेसेस सिस्टम में इंटर हो रहे होंगे रन होने के लिए, और बिल्कुल इनिशियली जब वो रन होते हैं, क्रिएट होते हैं, तो वो जॉब क्यू में जमा हो रहे होते हैं। तो ये इसी तरह जिस तरह स्टेट्स हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स, उनके अब स्टेट्स के मुताबिक उनके लिए क्यूज बनाए जाते हैं सिस्टम में। और उसमें ताकि आसानी हो कि कौन सा प्रोसेस किस स्टेट का किस जगह पे बैठा हुआ है। अब सबको एक रूम में तो नहीं बिठा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो डिफरेंट रूम्स बनाए जाते हैं। एक मेन हॉल होता है, ठीक है जी, वहां पे सारे लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, सारे लोग। उसके बाद एक आगे छोटा रूम बनाया जाता है जिसमें वो लोग बैठे होते हैं जिनका इंटरव्यू पाइपलाइन में होता है, बस एक आने वाला होता है फौरन से। ठीक है जी। रोल नंबर वाइज जैसे कॉल कर रहे होते हैं, जिसके नंबर है पहले 3 4 5 लोगों को जो उनकी जिनकी इंटरव्यू होने वाली होती है उनको उठा के वहां रख दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा क्यू एक होता है जिसमें फिर इंटरव्यू होती है, जहाँ पे जाके आप इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन या डेमो देते हैं, वो सीपीयू है। तो इस तरह क्यूज मेंटेन किए जाते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो सिस्टम में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसको देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। दी ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ऑल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इंफॉर्मेशन इन प्रोसेस scheduling queues। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स a separate queues for each process according to its current state। जैसे मैंने आपको पीसीबी के बारे में बताया था, उसमें काफी ज्यादा चीजें होती हैं, कोई 8 10 चीजें होती हैं। वो सारे इंफॉर्मेशन हर प्रोसेस के लिए ये मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। पीसीबी में सारे हर प्रोसेस का पूरा ट्रैक होता है, पूरा उसके ट्रैक की इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ से आया है, किधर जाना है, कौन सा नंबर है, कौन सा सीपीयू यूज को प्रोसेसिंग कितनी हुई पड़ी है, उसमें कौन सा रजिस्टर यूज करेगा, कौन सी मेमोरी पार्ट यूज करेगा, सारा कुछ उसमें कौन सा इनपुट आउटपुट यूज करेगा, सारा कुछ इसमें होता है हर प्रोसेस का। और ये फिर सारे प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज में रखे जाते हैं प्रोसेस के साथ। The operating system maintains a separate queue for each process। ये सेपरेट क्यूज हैं, जॉब क्यू अलग एक क्यू है, रेडी क्यू अलग है, डिवाइस क्यू अलग है। एक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इट्स करंट स्टेट, की प्रोसेस किस स्टेट में है। अगर वो स्टार्ट स्टेट में है तो इसमें रहेगा, अगर वो रेडी स्टेट में है तो इधर आएगा, अगर वो सीपीयू पे जा रहा है तो सीपीयू में रनिंग हो रहा होगा, अगर डिवाइस वेटिंग में है तो डिवाइस क्यू में आएगा। व्हेन द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज चेंज, ठीक है, इट्स पीसीबी इज अनलिंक्ड फ्रॉम इट्स करंट क्यू एंड मूव टू नेक्स्ट क्यू अकॉर्डिंग टू इट्स न्यू स्टेट। और जब भी ये मूव करते हैं एक क्यू से दूसरे क्यू में, तो उसका पीसीबी प्लस उसका जो क्यू है वो दोनों चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेट। जब वो स्टार्ट में आ रहा होता है तो वो जॉब क्यू में होगा, उसका पीसीबी भी उसके साथ जितना इंफॉर्मेशन है सारा अपने साथ एक फाइल पकड़ी होगी, जॉब क्यू में बैठ जाएगा। जैसे ही वो रेडी होने लगेगा, रेडी के हो जाओ बस अब तुम्हें प्रोसेसर को देना है, हमने सीपीयू मिलना है तुम्हें, तो वो रेडी क्यू में जैसे आएगा तो उसका जो पीसीबी है वो प्लस
वो और उसका जो स्टेट है दोनों चेंज होके इस क्यू में आ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट स्टेट से वो रेडी स्टेट में आ जाएगा, रेडी स्टेट में आते ही उसको इस रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा रेडी क्यू में, क्योंकि वो रेडी स्टेट में आ गया। पहले वो स्टार्ट स्टेट या न्यू स्टेट में था तो जॉब क्यू में था, प्लस उसका पीसीबी उसके साथ पूरी फाइल, तो ये मूव होती रहती है। जैसे ही प्रोसेस का स्टेट चेंज होता है उसका पीसीबी भी वहां से अनलिंक हो जाता है और उसका जो क्यू है वो भी चेंज कर दिया जाता है, उसका रूम भी चेंज कर दिया जाता है। जैसे मैंने इंटरव्यू की मिसाल दी कि हाल में सारे बैठे हैं, जब नंबर आएगा तो आपको कहेगा कि अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आ जाएं और इस जगह बैठ जाएं, तो वो दरवाजे के साथ आपको बिठा देता है और जैसे आपका नंबर आता है आपको इंटर कर देता है, तो आपके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी पड़े होते हैं। तो वो आपकी पीसीबी है। ठीक है जी। The operating system maintains the following important process scheduling queues. ये first one, job queue. The this queue keeps all the processes in the system. सिस्टम में रन होने के लिए जो प्रोसेस रेडी हो गए हैं, आ रहे हैं, क्रिएट हो गए हैं, इनिशिएट हो गए हैं, इनिशियल हो गए हैं, इनिशिएट हो गए हैं, यानी स्टार्ट होने वाले हैं, वो सारे सिस्टम में आ जाते हैं, वो यहाँ जॉब क्यू में हैं। ठीक है जी। उसके बाद रेडी क्यू। This queue keeps a set of all processes residing in main memory. जितने प्रोसेस रैम में लोड हो जाते हैं, ठीक है जी, जितने प्रोसेस रैम में लोड हो जाते हैं, यानी जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं तो सारे जितने भी एप्स हैं सारे एक किस्म की जॉब क्यू में आके ठहर जाते हैं कि मुझ पे अभी क्लिक होने वाला है और मैंने रेडी क्यू में चले जाना है और उससे बाद सीपीयू में चले जाना है। तो जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस हैं, जितने भी एप्स एप्स हैं, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे जॉब क्यू में ठहरे होते हैं कि हमारी जब भी बारी आएगी तो उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो जॉब क्यू में तो वो आ गया, जैसे सिस्टम ऑन हुआ सारा कुछ एक्टिव हो गया। जैसे आप लोग एक कमरे में इंटर होते हैं तो आप सारे बटन ऑन कर लेते हैं, सारी लाइटें जल गई, तो एक किस्म की समझे कि सिस्टम ऑन हुआ, सारी मशीनरी ऑन हो गई, सब कुछ रेडी हो गया। तो जॉब क्यू में सारे उस सिस्टम में सारे समझे कि जितने भी प्रोसेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जॉब क्यू में आ जाते हैं, ठहर जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रेडी क्यू आता है। दिस क्यू कीप अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेस, वो प्रोसेसेस जो कि मेन मेमोरी में चले जाते हैं लोड होके, स्टार्ट स्टेट से लोड होके जब भी वो मेन मेमोरी में जाते हैं वो रेडी क्यू में आ जाते हैं, यानी वो रेडी स्टेट है उसकी। हमने पहले भी पढ़ा था रेडी स्टेट क्या है। जब भी प्रोसेस स्टार्ट स्टेट से जाता है या लोड होता है कोई भी प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में, तो वो रेडी स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे वो रेडी स्टेट में आ जाते हैं और वहां पे उनके लिए रेडी क्यू रखा गया है और उसमें वो सारे बैठ जाते हैं। रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट, और उसके बाद वो वेट करते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए कि उनको सीपीयू मिलेगा और एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अ न्यू प्रोसेस इज ऑलवेज पुट इन दिस क्यू। ठीक है, जितने भी न्यू प्रोसेसेस आएंगे सिस्टम से तो वो सारे पहले इस रूम में बैठेंगे, डायरेक्ट सीपीयू को नहीं मिलेंगे, पहले इधर वेट करेंगे। तो उसके बाद आता है डिवाइस क्यू। प्रोसेसर के लिए यहाँ पे सीपीयू क्यू इसलिए नहीं रखा गया कि वहां क्यू तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है जी। आप कहेंगे कि स्टार्ट स्टेट हमने पढ़ा था, रेडी स्टेट पढ़ा था, वेटिंग स्टेट पढ़ा था, उसके बाद उस दरमियान में रनिंग स्टेट पढ़ा था। रनिंग स्टेट सीपीयू को कहते हैं। रनिंग स्टेट का तो उसको हम क्यू नहीं कहते, क्यू नहीं कह सकते। क्यों? क्यू तो वेटिंग रूम है, बल्कि और सीपीयू तो वेटिंग करवाता ही नहीं है, सीपीयू में तो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 क्यू ही मेंटेन किए जाते हैं, रनिंग मोड वाला नहीं है। सीपीयू क्यू यहाँ कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा होता तो गलत होता, क्योंकि सीपीयू तो चलता है वहां। तो मेन बात ही ये कि उसके लिए सारे वेट कर रहे हैं, ये सारे वेटिंग रूम है, सीपीयू को मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। तो सीपीयू पे जैसे मिलेंगे वो तो चल पड़ेंगे, तो वो तो क्यू है ही नहीं उसका। तो इसी तरह इसलिए यहाँ पे आप ये ध्यान में रखें कि वो रनिंग क्यू नहीं है, सिर्फ 3 क्यू हैं ये, और ये ही मेंटेन होते हैं। डिवाइस क्यू, द प्रोसेसेस व्हिच आर ब्लॉक्ड, ठीक है, या सस्पेंडेड, ब्लॉक्ड ब्लॉक हुए पड़े हैं या सस्पेंड हुए पड़े हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस आर प्लेस्ड इन दिस क्यू। ऐसे प्रोसेसेस जिन्होंने कोई रिक्वेस्ट भेजी थी किसी इनपुट के लिए, किसी आउटपुट के डिवाइसेस के लिए, या किसी इवेंट के जनरेट होने के लिए कि माउस क्लिक कोई करेगा, कोई इवेंट जनरेट होगा, ठीक है, कोई डबल क्लिक होगा इसका, और वो अभी तक हो नहीं रहा, तो सीपीयू उसको टेम्पररी तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम
से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीपीयू से उसको टेम्पररी तौर पे निकाल लेता है, ठीक है। यही प्रोसेस मैनेजर उसको बाहर निकाल लेता है, जैसे मैंने पीछे पढ़ा बताया आपको ये, जिसके डेफिनेशन में रिमूवल ऑफ द रनिंग प्रोसेसेस फ्रॉम द सीपीयू एंड द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस ऑन द बेस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, वो ये बात है कि कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस का वो इंतजार कर रहा है, किसी क्लिक का इंतजार कर रहा है, प्रोसेस वो हो नहीं रहा, तो प्रोसेस मैनेजर क्या करता है, उस प्रोसेस को टेम्पररी तौर पे वापस निकाल के वर्चुअल मेमोरी की तरफ, सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ भेज देता है, और फिर जब उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है तो उसको दोबारा रेडी पोजीशन पे लाके, रेडी क्यू में लाके उसको आगे कर दिया जाता है। तो ये बात समझाने की थी। तो इसमें आते हैं डिवाइसेस क्यू। तो ये सारे क्यूज मेंटेन होते हैं इसमें, और इन क्यूज को मेंटेन करने के लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है जी। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस डिफरेंट पॉलिसीज टू मैनेज ईच क्यू। इन क्यूज को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इनकी मैनेजमेंट करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट एफसीएफओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद राउंड रोबिन है, प्रियोरिटी है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, डिफरेंट है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इन क्यूज को मेंटेन या इनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट पॉलिसीज यूज करता है, और वो उसमें एल्गोरिथम है कुछ, ठीक है, वो ये है, फीफो है, राउंड रोबिन है, पीरियडिटी एक्सेट्रा। द ऑपरेटिंग सिस्टम scheduler डिटरमिन हाउ टू मूव प्रोसेसेस बिटवीन द रेडी क्यू एंड सीपीयू, ठीक है। ये स्केजुलर जो लगे होते हैं, जो स्केजुअल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो स्केजुलर लगाए हुए हैं, जैसे प्रोसेस स्केजुलिंग है, ठीक है, ये स्केजुलर है, ये या इसके बाद आने वाले डिफरेंट स्केजुलर, ठीक है, स्केजुलर लगे होते हैं, और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन से, डिटरमिन करते हैं कि प्रोसेसेस को कैसे मूव करना है रेडी से सीपीयू की तरफ। ये वही पिक्चर है जो पिछली बार भी हमने पढ़ी थी। जॉब क्यू होता है स्टार्ट में, स्टार्ट स्टेट जो होती हैं, जो स्टार्ट वाले हैं, जॉब क्यू से आती है चीज रेडी क्यू में, रेडी क्यू से जाती है, अगर उसको कोई इशू नहीं है तो सीपीयू की तरफ मूव हो जाती है, सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है, चल पड़ता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो कोई प्रियोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, और तो वो इंटरप्ट जनरेट होके उसको भेज दिया जाता है दोबारा रेडी क्यू में, कि तुम जरा इसमें दोबारा आ जाओ लाइन में, हम जरा ये जो प्रायोरिटी वाला आया हुआ है इसको एग्जीक्यूट कर ले, या वो प्रोसेस वेटिंग में आ जाता है, उसको किसी इनपुट आउट की जरूरत पड़ती है या किसी इवेंट की, जब वो इनपुट आउटपुट उसको मिल जाता है तो वो दोबारा रेडी क्यू में आ जाता है। तो दो यहाँ पे कंडीशंस हैं प्रोसेस के इंटरप्शन के, प्रोसेस के सस्पेंशन के, प्रोसेस के ब्लॉक होने के। या तो कोई प्रियोरिटी वाला प्रोसेस आ गया उसकी जगह, तो उसको पीछे भेज देते हैं रेडी क्यू में, या वो इनपुट आउटपुट का वेट करता है, करता करता करता, फिर उसके बाद जब वो इनपुट आउटपुट उसको मिल जाता है तो वो यहाँ पे इसको भेज देता है, ठीक है, और उसके बाद चल के एग्जिट एग्जिट। तो ये स्केजुलर इसके लिए कुछ लगे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्केजुलर यूज करता है, और वो ये चीज चला रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्केजुलर कितने किस्म के हैं। स्केजुलर क्या है? स्केजुलर आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच हैंडल प्रोसेस स्केजुलिंग इन वेरियस वेज। जो ये पीछे हमने पढ़ी प्रोसेस स्केजुलिंग, इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी प्रोसेस स्केजुलर जो है, सॉरी प्रोसेस मैनेजर जो है, वो ये स्केजुलर यूज कर रहा होता है प्रोसेस स्केजुलिंग को परफॉर्म करने के लिए। वो कौन से वेज हैं जिसके जरिए ये प्रोसेस स्केजुलिंग का अमल किया जाता है, वो कौन से तरीके हैं, ठीक है जी। their main task is to select the job to be submitted into the system and to decide which process to run, ठीक है जी। ये जो स्केजुलर हैं ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस ने सीपीयू की तरफ जाना है और रन होना है, एग्जीक्यूट होना है। वही बात सेम दोबारा से दोहराई जा रही है, स्केजुलिंग हो रही है ना। स्केजुलर आर ऑफ थ्री टाइप्स, जो मेन टाइप्स हैं, एक है लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर, मीडियम टर्म स्केजुलर। ये बिल्कुल इनका जो सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट पीछे आगे जाएंगे तो आपको दोबारा वही कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है जी। वो क्या है, वही स्टेट के मुताबिक है। लॉन्ग टर्म स्केजुलर, लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या है आपका? इट इज आल्सो कॉल्ड जॉब स्केजुलर। तो यहां से आपको पता चल गया जॉब स्केजुलर, ये जॉब क्यू जैसे हमने पढ़ा, उसका परफॉर्मेंस पढ़ी, उसकी बात सुनी, वो सेम यहाँ पे है।
इसको जॉब स्केड्यूलर भी कहा जाता है। जॉब को स्केड्यूल करना, ठीक है, जॉब को रेडी करना। A long-term scheduler determines which programs are admitted to the system for processing. ठीक है जी। It select processes from the job queue and load them into ready queue for execution, यानी main memory में। ready queue means main memory। ये क्या करता है जॉब स्केड्यूलर? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है। ये क्या करता है? इसको लॉन्ग टर्म इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा वेट कर रहे होते हैं प्रोसेस, अभी वो आ रहे होते हैं। ये रेडी जॉब क्यू से प्रोसेस को उठाता है, जॉब क्यू से उठा के इसको रेडी क्यू में ले आता है। जैसे हमने दो क्यू पढ़े, ठीक है जी। तो ये किस तरीके से होता है, कौन कर रहा होता है? ये आपका लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर कर रहा होता है या जॉब स्केड्यूलर कर रहा होता है। जो पीछे क्यू हमने पढ़े, उस क्यू के अंदर ये काम करने वाले लोग हैं कि एक क्यू से, जैसे मैंने कहा ना कि जब भी आपका प्रोसेस मूव कर रहा होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब भी प्रोसेस, ये देखें, व्हेन द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज चेंज इट्स पीसीबी इज अनलिंक्ड। ये स्टेट कैसे चेंज होता है? ये कौन करता है स्टेट उसकी चेंज? उसकी बारी जब आती है, कौन उसे बुला रहा होता है? ये स्केड्यूलर बुला रहे होते हैं। कौन से स्केड्यूलर में भी कौन कौन सा बंदा? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर उसको बुला रहा होता है कि उसको चेंज कर रहा होता है। तो ये उस जॉब क्यू से उसको लोड कर देता है रेडी क्यू में फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए। व्हेन अ प्रोसेस चेंजेस द स्टेट फ्रॉम न्यू टू रेडी, ठीक है, देन देयर इज ए यूज ऑफ लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इसको यूज करता है, इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। जब भी स्टेट चेंज होने लगती है, हो जाती है, तो ये काम करना स्टार्ट कर देता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का काम है कि जॉब क्यू से किन प्रोसेसेस को उठाना है और रेडी क्यू में लाना है। ये लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का काम है। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। अब इसके आगे वाला स्टेप, रेडी पे तो आ गया, अब रेडी से मूव होना है रनिंग स्टेट में सीपीयू की तरफ, तो वो करता है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। इसको इसलिए कहा जाता है सीपीयू स्केड्यूलर। अब प्रोसेस को सीपीयू पे स्केड्यूल किया जाता है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करता है? सीपीयू पे प्रोसेस को स्केड्यूल करता है, इसलिए यहाँ पे जॉब स्केड्यूलर इसको कहा जाता है। ये क्या करता है? जॉब क्यू से उठाता है रेडी में, और सीपीयू स्केड्यूलर क्या करता है? रेडी से उठाता है रनिंग में सीपीयू की तरफ। It is also called as CPU scheduler. Its main objective is to select a process among the processes that are ready to execute and allocates CPU to one of them. इसका जो मेन काम है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोसेसेस को सेलेक्ट करना among the बंडल ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस में वो प्रोसेस जिनको चलना है, किसी भी बेसिस पे उठा लेता है उसे, यानी वो प्रायोरिटी वाइज उठा लेता है, या वो शॉर्टेस्ट जॉब में होते हैं, शॉर्टेस्ट कम से कम टाइम वाले होते हैं, उनको पहले उठा लेता है। डिफरेंट वेज में उठाता है, ठीक है जी। उस पे सीपीयू स्केड्यूलर लगा होता है और वो उठा रहा होता है, उनको स्केड्यूल कर रहा है, एग्जीक्यूट होने के लिए उनको सीपीयू लोकेट कर देता है। इट इज चेंज ऑफ रेडी स्टेट। ये इस बेसिकली रेडी स्टेट से एक चेंज है टू रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस की प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चेंज हो जाता है इस शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के अमल में। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर आल्सो नोन एज डिस्पैचर, इसको डिस्पैचर भी कहते हैं। डिस्पैच हो जाना, रैम से, मेन मेमोरी से प्रोसेस को डिस्पैच कर दिया जाता है कि जाओ सीपीयू की तरफ। इसको डिस्पैचर भी कहा जाता है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को। ये अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि डिस्पैचर क्या, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को हम डिस्पैचर कह सकते हैं, या आल्सो नोन एज डिस्पैचर भी उसे कह सकते हैं, सीपीयू स्केड्यूलर भी कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ सकता है। डिस्पैचर मेक द डिसीजन ऑफ व्हिच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। डिस्पैचर क्या करता है? ये डिसाइड कर रहा होता है कि किस प्रोसेस ने नेक्स्ट अब सीपीयू की तरफ जाना है, एग्जीक्यूट होना है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर आर फास्टर देन लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, और ये फास्टर हैं क्यों? डेफिनेटली वो तो रैम में बात हो रही है, रैम में इंतजार है, इंतजार है, इंतजार है। ये तो सीपीयू पे सारा कुछ हो रहा है, सीपीयू की तरफ जा रहा है, डेटा तेजी में जा रहा है, तो ये तो फास्टर है, जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर रहा होता है। उसके बाद आता है मीडियम टर्म स्केड्यूलर। ये वो जो मैंने वेटिंग की कॉन्सेप्ट आपको बताई थी, तीन किस्म के क्यू थे। जॉब वाले के लिए फर्स्ट हमने पढ़ा, उसके बाद हमने रेडी के लिए पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप वेटिंग के लिए पढ़ेंगे मीडियम टर्म स्केड्यूलर। ये मीडियम टर्म स्केड्यूलर हैं, ये ना ज्यादा वेट करते हैं, ना ज्यादा तेज काम करते हैं, ना स्लो ना तेज। मिड टर्म स्केड्यूलिंग इज ए पार्ट ऑफ स्वेपिंग, ये स्वेपिंग का पार्ट है।
Sweeping क्या है? The medium term scheduler is in charge of handling the swept out processes. ठीक है जी, ये इसका इंचार्ज है। ये स्केजुलर इसके इंचार्ज हैं। वो प्रोसेस जो किसी भी वजह से, किसी भी रिक्वेस्ट की वजह से सस्पेंड हो जाते हैं, तो उनको वहां से निकालना सीपीयू से और उनको किसी सेफ जगह पे रखना और फिर वहां से उसको बाद में जब वो चीजें मिल जाए लेके आना। तो ये मीडियम टर्म स्केजुलर काम है कि रनिंग प्रोसेसेस को जो रन हो रहे होते हैं सीपीयू पे, उनको उठाना और वहां पे किसी वजह से भी, किसी किसी भी उनकी इंटरप्शन की वजह से, किसी इनपुट आउटपुट की वजह से, रिक्वेस्ट की वजह से उनको उठाना। ठीक है जी। रनिंग प्रोसेस रनिंग में होते हैं, मे बिकम सस्पेंडेड हो सकते हैं या हो जाते हैं इफ इट मेक्स एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, या कि वो कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कर ले विच इज करंटली नॉट फुलफिल्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, जो कि अनअवेलेबिलिटी की वजह से उस वक्त फुलफिल नहीं हो सकते। तब क्या होता है? सस्पेंडेड प्रोसेसेस कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस टुवर्ड कंप्लीशन, और जिसकी वजह से जो प्रोसेसेस होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं वो या होने लगते हैं या हो जाते हैं, वो जो इसलिए होते हैं कि वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते, रुके पड़े होते हैं, इस वजह से कि उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की होती है और वो अवेलेबिलिटी नहीं होती उसकी। तो इस वजह से क्या होता है? इन दिस कंडीशन प्रोसेस कैन बी स्वेप्ड टेम्पररी आउट, टेम्पररी उसको स्वेप्ड आउट कर दिया जाता है ऑफ मेन मेमोरी से टू सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ भेज दिया जाता है एंड मेक दैट मेन मेमोरी अवेलेबल टू अदर प्रोसेसेस, और फिर उनके लिए जगह खाली कर दी जाती। एट सम लेटर टाइम द सिस्टम स्वैप बैक द प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी, और फिर कुछ टाइम के बाद उनको वर्चुअल मेमोरी से, वर्चुअल मेमोरी आपकी सेकंड स्टोरेज में होती है, याद रखें मैंने पहले बताया था। तो वर्चुअल मेमोरी या सेकंड स्टोरेज उसको जब कहा जाता है तो वर्चुअल मेमोरी से उठाया जाता है और उनको वापस मेन मेमोरी में जगह दे दी जाती है और रेडी पोजीशन में आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वेपिंग एंड द सस्पेंडेड प्रोसेस इज सेड टू बी स्वेप्ड आउट और रोल्ड आउट, और जो निकले हुए प्रोसेसेस हैं उनको या स्वेप्ड आउट कहा जाता है या रोल्ड आउट कहा जाता है। तो ये तो था स्केजुलर्स। तीन किस्म के स्केजुलर हैं, फर्स्ट जॉब स्केजुलर, सीपीयू स्केजुलर, और फिर ये मीडियम टर्म स्केजुलर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट। यहाँ पे एक और फीचर है, ये जरा इससे डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये स्वेपिंग के साथ आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है जी। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाला कि कॉन्टेक्स्ट स्विच और स्वेपिंग, ये इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम अपनी मर्जी से करवाते हैं, यहाँ पे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो फिक्स टाइम अमाउंट दे दिया जाता है हर प्रोसेस को, और वो अपने टाइम पे खुद ब खुद स्विच कर रहा होता है, सारा कॉन्टेक्स्ट लेके, सारी उसकी इंफॉर्मेशन लेके, जो भी उसने चीजें यूज कर रहा है उसका पूरा डेटा लेके, यानी पीसीबी जितना उसका होता है उसको संभाल के वो वहां से स्विच कर जाता है, कॉन्टेक्ट स्विच हो जाता है, बाहर आ जाता है और वर्चुअल मेमोरी में या कहीं पे सेव हो जाता है या मेन मेमोरी में रुका पड़ा होता है, फिर दोबारा वहां से वो दोबारा आता है जब उसकी बारी आती है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और स्वेपिंग में फर्क है। स्वेपिंग हम किसी मजबूरी के तहत करते हैं, किसी प्रॉब्लम के आने से करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। यहाँ पे सस्पेंशन नहीं होती, यहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है, वो टाइम कंप्लीट होने के बाद कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है, किसी मजबूरी के तहत नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली ये हो रहा होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये खुद ब खुद हो रहा है जिसमें टाइम शेयर होता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच और स्वेपिंग में फर्क है। वो हमारे स्केजुलर हैं तीन, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में वेटिंग में जो चले जाते हैं, तो वेटिंग के साथ उसका वो है, जो किसी वजह से जाते हैं, इंटरप्शन की वजह से जाते हैं। यहाँ पे ये इंटरप्शन और इसकी वजह से नहीं है, ये हम खुद उसको स्विच करते हैं। अ कॉन्टेक्स्ट स्विच इज द मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है ऑपरेटिंग सिस्टम का, टू स्टोर एंड रिस्टोर द स्टेट और context of a CPU in process control block so that a process execution can be resumed from the same point at a later time। इसको आप ये कह सकते हैं कि जब प्रोसेस स्वेप्ट आउट हो जाता है, स्वेप्ट आउट हो जाता है, तो उसका पूरा डेटा उसके साथ निकल आता है कि वो उस वक्त
किस स्टेट में ठहरा हुआ था, ठीक है जी, या स्टेट तो चलो रनिंग स्टेट थी, तो वो सीपीयू को कितने टाइम तक यूज कर गया था उसने, यानी उसका जो टाइम है फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट में उसने कंप्लीट होना था, उसने 5 मिनट चल गया था, 5 मिनट का काम उसने सेव कर लिया था। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम अपने एमएस वर्ड को यूज कर रहे होते हैं, तो एमएस वर्ड में हम जब एक पैराग्राफ लिख लेते हैं तो उसको जल्दी जल्दी सेव कर देते हैं। अभी हमारा काम जारी होता है, अभी हम नीचे काम और भी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, लेकिन वो उड़ ना जाए, कोई किसी वजह से खराब ना हो जाए, तो हम उसको सेव कर रहे होते हैं। तो उस जगह तक तो वो होता है, जब दोबारा से हम उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो पुराना मटेरियल जो भी पैराग्राफ होगा वो पड़ा होगा, और उसके बाद वाला जो हमने जो सेटिंग की होगी, फॉर एग्जांपल हमने फाउंट क्या रखा था वो भी वही सेलेक्ट होगा, उसके साथ उसमें कलर, फाउंट कलर क्या था, फाउंट स्टाइल क्या था, फाउंट साइज क्या थी, सारा कुछ जो पेज की डायग्राम थे वो सारा कुछ उसमें उसके साथ सेव हुआ पड़ा होता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की एक वो है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में पूरे सीपीयू पे एक प्रोसेस चल रहा है, सो दैट अ प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट रिज्यूम फ्रॉम द सेम पॉइंट एट लेटर टाइम। तो वो पूरा पूरा उसका जो कॉन्टेक्स्ट है सीपीयू का, यानी प्रोसेस का, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होता है कि सीपीयू का क्या क्या वो यूज कर रहा था प्रोसेस उस वक्त, वो सारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होता है किसी भी प्रोसेस के ऑनवर्ड। व्हेन द scheduler switches the CPU from executing one process to execute another, the state from the current running process is stored into the process control block. जब ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा होता है, ठीक है, फर्क सिर्फ स्वेपिंग और उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच में ये है कि वो किसी इंटरप्शन एरर की वजह से होता है, और ये खुद ब खुद होता है, लेकिन इसके अंदर जो बात चल रही है वो यही होती है। वहां पे भी जब उसको निकाला जाता है तो ये पूरा का पूरा उसके साथ सेव किया जाता है, ताकि रिस्टोर होने पर वो वहां से ही रिज्यूम कर पाए। और कॉन्टेक्स्ट स्विच में भी यही है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विच में भी पूरा डेटा सेव कर दिया जाता है कि कितने परसेंट चला था, कितने परसेंट यूज हुआ था, और जब रिज्यूम करेगा तो उसी जगह से रिज्यूम करेगा, ठीक है जी। आफ्टर दिस द स्टेट फॉर द प्रोसेस टू रन नेक्स्ट इज लोडेड एंड द सेकेंड प्रोसेस कैन स्टार्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब उसको सेव कर लिया जाता है, उसके बाद जो इसकी बारी है दूसरे प्रोसेस की, उसको उठा लिया जाता है, उसको रन कर दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है, और वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। यूजिंग दिस टेक्निक अ कॉन्टेक्स्ट स्विचर एनेबल्स मल्टीपल प्रोसेसेस, यही बात हो रही है, मल्टीपल प्रोसेसेस टू शेयर अ सिंगल सीपीयू। हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये एक फीचर है, खसूसियत है, न कि वो मजबूरी है जो स्वेपिंग की वजह से हमने की थी। Context switching is an essential part of multitasking operating system feature. ये उसका एक डायग्राम है, ये सीपीयू है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक प्रोसेस वन है, ठीक है, वो चल रहा था, तो किसी वजह से उसका टाइम मतलब उसका टाइम पूरा हो गया, जैसे टाइम पूरा हुआ उसको बाहर निकाल दिया गया, सेव पी वन स्टेट, और उसकी पूरी स्टेट को सेव कर दिया गया। उसके बाद पी टू आ गया, पी टू चल पड़ा, रिस्टोर हुआ, रिस्टोर पी टू स्टेट, पी टू की जितनी जो भी स्टेट है वो रिस्टोर हुई, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ तक। उसके बाद इसको फिर इसका टाइम पूरा हो गया, इसको सेव कर दिया, इसकी स्टेट भी सेव हो गई, और ये बाहर निकल आया। फिर उसके बाद P1 वापस आया, ठीक है जी, ये P1 यहाँ से ये आपको दिखाया सेव हुआ था यहाँ पे, तो ये अब यहाँ से आया, ठीक है, रिस्टोर हो गया P1, तो P1 अब चल रहा है। तो इसी तरह फिर जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो P2 का यहाँ पे सेव हुआ था, तो यहाँ से ये देखें एरो नीचे आई हुई है, यहाँ पे कहीं पे वो चल पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट इस तरह स्विच हो रहा होता है, प्रोसेस वन प्रोसेस टू बराबर चल रहे होते हैं अपने अपने टाइम पे। अब आते हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, वो पॉलिसीज जो क्यूज को मेंटेन करने के लिए एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं, वो एल्गोरिथम अब हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस इन एल्गोरिथम्स में हम देखेंगे, इनके जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें हम इसको ये टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे, तो इसको आपने याद रखना है, इन फार्मूलाज को याद रखना है, क्योंकि आपने कुछ न्यूमेरिकल टाइप वैल्यूज फाइंड करने होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो उसमें आप इसको यूज करेंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, तो वो आगे आप जब देखेंगे तो इनको जरा आपने याद रखना है
कि ये क्या है, तो ये टर्मिनोलॉजी आगे यूज होने वाले हैं। स्केड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस इज डन टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। स्केड्यूलिंग क्यों की जाती है प्रोसेसेस के लिए, प्रोसेसेस की, ताकि वो अपना काम वक्त पे खत्म कर सके। ठीक है, ताकि प्रोसेसेस अपना काम या प्रोसेसेस अपने टाइम पे ही खत्म हो जाए। इज डन टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, इसके लिए हम स्केड्यूलिंग करते हैं। बोथ बिलो आर डिफरेंट टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोसेस। ये प्रोसेसेस के टाइम है, ठीक है जी, डिफरेंट टाइम यूज कर रहे होते हैं प्रोसेस। सबसे पहले है इसका अराइवल टाइम, जब प्रोसेस आ रहा होता है। व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स इन रेडी स्टेट और रेडी क्यू, तो वहां पे उसको अराइवल टाइम कहा जाता है, ये वो टाइम है उसका। जब प्रोसेस इंटर होता है रेडी स्टेट में या रेडी क्यू में, तो तब उसको उसका जो टाइम कहलाता है वो उसका अराइवल टाइम के, ये अराइवल हो गया। उसके बाद है बर्स्ट, एग्जीक्यूशन और रनिंग टाइम। ये तीनों एक ही नाम है, कहीं पे बर्स्ट लिखा होगा, कहीं पे एग्जीक्यूशन लिखा होगा, कहीं पे रनिंग टाइम, तो ये सेम ही है। ये वो टाइम है, इज द टाइम जब प्रोसेस रिक्वायर फॉर रनिंग ऑन सीपीयू, जो कि किसी भी प्रोसेस को रिक्वायर होता है सीपीयू पे चलने के लिए, कंप्लीट होने के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई प्रोसेस है, उसको 5 मिनट में कंप्लीट होना है, 5 मिनट में वो कंप्लीट होगा, तो उसके 5 मिनट एग्जीक्यूशन टाइम है। ठीक है जी, उसका एग्जीक्यूशन टाइम 5 मिनट है। किसी कोई 2 मिनट में कंप्लीट होता है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम 2 है, ये बस टाइम 2 है। कोई 4 मिनट में कंप्लीट होता है सीपीयू पे, तो वो उसका बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम 4 है। तो ये इसको वो टाइम जो प्रोसेस को रिक्वायर हो सीपीयू पे रनिंग के लिए, रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। उसके बाद आता है वेटिंग टाइम। टाइम स्पेंट बाय अ प्रोसेस इन रेडी स्टेट, ठीक है, वो टाइम जो प्रोसेस रेडी स्टेट में गुजारता है, किसके लिए, सीपीयू के लिए वेट कर रहा होता है, इसको वेटिंग टाइम कहा जाता है। ठीक है जी, वो टाइम जो कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में सीपीयू का वेट करते हुए गुजारता है, उसे वेटिंग टाइम कहते हैं। और वेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए हमें ये दो फार्मूले यूज करने होते हैं जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे। वेटिंग टाइम आपको फाइंड करना होगा, उसका फार्मूला है सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम तो ये है, जब प्रोसेस इंटर होगा वो आपको दिया जाएगा, तो आप वो वैल्यू यहां लिख देंगे, सर्विस टाइम आपने फाइंड करना होगा। तो कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी, कुछ आपको फाइंड करनी होगी, तो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें पता चलेगा। तो ये फार्मूला याद रखना, वेटिंग टाइम बराबर है सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, या वेटिंग टाइम का दूसरा फार्मूला भी है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम तो ये है, और टर्न अराउंड टाइम हम आगे देखेंगे कि वो कैसे मालूम होता है। ठीक है, और टर्न अराउंड क्या टाइम क्या है। वेटिंग टाइम भी पढ़ लिया, बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूटिव टाइम, कंप्लीशन टाइम या एग्जिट टाइम, when process completes its execution and exit from system। ठीक है, और जो सिस्टम है, ये पूरा जो चलने वाला सिस्टम है, जो प्रोसेस चला रहा है, उससे एग्जिट हो जाए और बस सुकून से हार्ड डिस्क में बैठ जाए, बस उसने अब रन नहीं होना, क्रॉस हो गया, बंद हो गया, उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। जैसे वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, वो टाइम उसका एग्जिट और कंप्लीशन टाइम कहलाता है, जिसमें वो सीपीयू से भी बाहर आ जाता है, उसके बाद रैम से भी बाहर आ जाता है। जब वो रैम से और सीपीयू दोनों से बाहर आ जाए, कैशे मेमोरीज हर चीज से बाहर आके हार्ड डिस्क में, वर्चुअल मेमोरी से भी बाहर आ जाए, और हार्ड डिस्क में अपनी प्रॉपर लोकेशन पे, जहां से वो स्टार्ट हुआ, जहां पे इंस्टॉल पड़ा है, उस जगह पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब वो एग्जिट हो गया सिस्टम से। इसके बाद टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस इन दिस सिस्टम, उसको टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। ठीक है जी, एक तो कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम, ठीक है जी, व्हेन अ प्रोसेस कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन, अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले, तो उसको कंप्लीशन टाइम कहते हैं। एक है टर्न, टोटल कितना टाइम गुजारा है, यानी सुबह से आया था और शाम को गया, 5 मिनट का काम था उसका, लेकिन 1 घंटे में हुआ, तो आप उसका जो 1 घंटा है, ये उसका टर्न अराउंड टाइम है। ठीक है जी, और कंप्लीशन टाइम उसका वो टाइम है जब उसने अपनी जो प्रोसेस है कंप्लीट कर ली,
यानी नौ वो जिस टाइम भी आया हो उससे हमें गर्ज नहीं है। उसने कंप्लीट कब किया? जी उसने रात के 2 बजे कंप्लीट किया, तो मैं 2 लिखूंगा, स्टार्ट से नहीं देखूंगा, 2 लिखूंगा। रात के जी या सुबह 12 बजे उसने कंप्लीट किया, तो मैं 12 बजे लिखूंगा। कोई प्रोसेस आया, वो कंप्लीट हुआ 12 बजे पे, तो हम 12 लिखेंगे। ये नहीं कब से आया था वो, टोटल नहीं, लेकिन टर्न अराउंड टाइम में हम स्टार्ट से गिनेंगे। आया कितने बजे था? जी ये सुबह 7 बजे आया था। अच्छा, ये सिस्टम में कितने टाइम तक रहा है? कब एग्जिट हुआ है मुकम्मल तौर पे? जी सुबह से आया था और 12 बजे एग्जिट हुआ है। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कब आया कब कंप्लीट हुआ, इसको जब हम माइनस कर लेंगे तो वो टर्न अराउंड टाइम बन जाएगा। ये कंप्लीशन टाइम उठा के इधर लगा देंगे, और जब आया होगा अराइवल टाइम जब आया था, और इससे ये माइनस करेंगे तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम आएगा कि इसने टोटल सिस्टम में इतना टाइम गुजारा इन क्यूज में। उसके बाद आता है रिस्पांस टाइम। इट इज द टाइम व्हेन प्रोसेस गेट्स सीपीयू रिस्पांस फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर अराइविंग इन द रेडी क्यू। ये फर्स्ट टाइम इसलिए लिखा हुआ है रिस्पांस में कि ये जब हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि प्रोसेस आ रहे हैं, बार बार आ रहा होगा जा रहा होगा, क्योंकि फिक्स टाइम उसको दिया जाता है। यानी एक 4 मिनट सबके लिए रख दिया जाता है कि 4 मिनट तक सारे प्रोसेस चलेंगे बारी बारी, और फिर वो निकलेंगे और दूसरे को मौका देंगे। तो पहला प्रोसेस अगर 8 मिनट का है तो वो 4 मिनट चला, उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिल गया 4 मिनट। तो उसके बाद वो जब दोबारा आएगा तो बस वो फिर उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं कहेंगे हम। फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम फर्स्ट रिस्पॉन्स को कहते हैं। जब उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला, दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार उसको मिलता है रिस्पॉन्स, तो उससे हमें गर्ज नहीं। फर्स्ट रिस्पॉन्स जब सीपीयू उसको देगा, उसको रिस्पॉन्स टाइम उसको हमने नोट कर लेना है। उसके बाद सर्विस टाइम। जब प्रोसेस अपनी सर्विस स्टार्ट कर लेता है, अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है, जिस टाइम से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है उसको सर्विस टाइम कहा जाता है। रिस्पॉन्स टाइम जब सीपीयू उसकी तरफ मूव कर ले, वो रिस्पॉन्स टाइम है कि उसको जैसे ही फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिलता है कि आओ, तो वो रिस्पॉन्स टाइम है। और इसी तरह जब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है, तो वो, ये दोनों तकरीबन आपको सेम ही लगेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, सीपीयू रिस्पॉन्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अराइविंग इन द रेडी क्यू। ये बार बार आ रहा होता है, मतलब एक वो जैसे राउंड रॉबिन के एल्गोरिथम का मैंने कहा, जब वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको रिस्पांस टाइम का पता चलेगा कि एक प्रोसेस है, वो एक बार 4 मिनट चला, फिर दूसरी बार वो 4 मिनट चला, 8 मिनट फॉर उसका टाइम था, फिर तीसरी बार अगर 10 मिनट का पूरा है तो फिर 2 मिनट चलेगा, तो 4 4 2 टोटल 10 मिनट। तो ये इस तरह रिस्पांस उसको मिल रहे होते हैं। यहाँ पे सर्विस टाइम है फिक्स। फर्स्ट सर्विस जब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो वो सर्विस टाइम हम नोट करते हैं। रिस्पांस टाइम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं जब उसको फर्स्ट रिस्पांस मिलता है, फर्स्ट बार सीपीयू रिस्पांस देता है, दूसरी तीसरी बार नहीं करते उसकी टाइमिंग नोट। सर्विस टाइम में जब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम उसकी टाइमिंग नोट करते हैं। सर्विस टाइम मींस अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर व्हिच अ प्रोसेस कैन स्टार्ट एग्जीक्यूशन, अपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। इसके साथ साथ एक गैंट चार्ट की टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। गैंट चार्ट हम बनाएंगे भी, उसके जरिए हम ये सारे इसमें कुछ टाइमिंग है वो फाइंड करेंगे। अ गैंट चार्ट is a visual view of tasks scheduled over time। ठीक है, टाइम के मुताबिक टास्क कैसे स्केड्यूल होते हैं, वो हम उसको विजुअली गैंट चार्ट से फाइंड करेंगे, ड्रा करेंगे उस पे, और उससे समझेंगे कि टाइम के ऊपर कैसे टास्क स्केड्यूल होते हैं, इन डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो हमने पढ़े, उसके मुताबिक टास्क कैसे स्केड्यूल होते हैं, ये हम विजुअली देखेंगे गैंट चार्ट के मुताबिक। तो गैंट चार्ट इज ए विजुअल व्यू ऑफ टास्क स्केड्यूल्ड ओवर टाइम। ये स्केड्यूलिंग हम क्यों यूज करते हैं, ये एल्गोरिथम हम क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा है इनका? तो वो फायदे हैं, ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है ऑफ प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, कीप सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। हमारा सीपीयू बहुत पावरफुल है, हमारी कोशिश रहती है हर एल्गोरिथम की कि सीपीयू से ज्यादा काम लें हम, ज्यादा से ज्यादा काम लें। तो उस ज्यादा से ज्यादा काम लेने के लिए हमें ऐसे एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, या करने हैं, या करने पड़ते हैं, या हम ऐसे एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे कि वो सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखे, बहुत सारे काम उससे
करवाएं, क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो अक्सर आइडियल रहता है। आइडियल मींस फारग रहता है, उसके लिए स्पीड उसकी इतनी है कि उसके जो प्रोसेसेस हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो हम मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन चाहते हैं कि हमारा सीपीयू ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमें दे। मैक्सिमम थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम, यही मेन चीज है। जितना ज्यादा बिजी रहेगा उतनी ज्यादा हमें थ्रूपुट देगा, आउटपुट देगा पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में। या जैसे होंगे ना पर सेकंड, तो ये पर यूनिट टाइम है, पर टाइम यूनिट, एक सेकंड को भी कह सकते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, उसको मैक्सिमम थ्रूपुट कहा जाता है पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में। तो हम ये चाहते हैं कि इतने जितने ज्यादा प्रोसेस वो परफॉर्म करेगा, उनको कंप्लीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, वो हमारे लिए मैक्सिमम थ्रूपुट होगा। इसी तरह मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, हमारा मकसद है कि इन एल्गोरिथम के जरिए जो प्रोसेसेस हैं वो जल्द से जल्द कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए, सिस्टम में कम से कम वक्त गुजारें, यानी टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस टू फिनिश एग्जीक्यूशन। हम चाहते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं उन वो कम से कम मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, मिनिमम टाइम गुजारे सिस्टम में, ठीक है, एग्जीक्यूशन पे, और कंप्लीट हो जाए। इसी तरह मिनिमम वेटिंग टाइम, टाइम अ प्रोसेस वेट इन रेडी क्यू, हम चाहते हैं कि हमारे जो एल्गोरिथम है ऐसे हों कि वो प्रोसेसेस को कम से कम वेट करवाएं रेडी क्यू में। इसी तरह मिनिमम रिस्पांस टाइम, टाइम इन अ प्रोसेस गेट्स फर्स्ट रिस्पांस, हम कहते हैं कि ये भी बहुत कम हो। तो मेन मकसद ये है इन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का कि ये मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हम चाहते हैं, मैक्सिमम थ्रूपुट चाहते हैं, मिनिमम टर्नअराउंड टाइम चाहते हैं, प्रोसेसेस का मिनिमम वेटिंग टाइम चाहते हैं, प्रोसेस का मिनिमम रिस्पांस टाइम चाहते हैं, प्रोसेस को जल्द से जल्द सीपीयू मिले, रिस्पांस उसको फौरन मिले। तो हम कहते हैं कि कम से कम मिनिमम रिस्पांस टाइम हो, कम वक्त में सीपीयू को मिल जाए, मिनिमम वेट करना पड़े उसे रेडी क्यू में, और मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम हो उसका सिस्टम में, जल्द से जल्द वो कंप्लीट कर ले अपने टाइम पे फिक्स एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, अब आते हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की तरफ। उनकी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली, उसकी तारीफ हमने देख ली, जो जो चीजें थी। अब प्रोसेस स्केड्यूलर, स्केड्यूल्स, जो प्रोसेस स्केड्यूलर है वो स्केड्यूल करता है डिफरेंट प्रोसेसेस टू बी असाइंड टू द सीपीयू बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। इन एल्गोरिथम की बेसिस पे प्रोसेस स्केड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस को स्केड्यूल कर रहा होता है और वो असाइन कर रहा होता है सीपीयू को इन एल्गोरिथम की बेसिस पे, कि प्रोसेस इसको किस शक्ल में, किस स्ट्रक्चर में सीपीयू की तरफ असाइन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्राइटेरिया। There are four popular process scheduling algorithms which we are going to discuss. First come, first serve, FCFS scheduling, shortest job first, SJF scheduling, priority scheduling, round robin scheduling. ठीक है जी, तो ये हम यूज करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसे क्यू में यूज होता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो प्रोसेस पहले आए हैं वो पहले जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है सीपीयू की तरफ प्रोसेस को एक्साइन करना, प्रोसेस स्केड्यूलर ये यूज कर सकता है। अगर वो ये एल्गोरिथम यूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेसेस रेडी क्यू में पहले आए हैं वो पहले जाएंगे सीपीयू की तरफ। अगर शॉर्टेज जब फर्स्ट वाली स्केड्यूलिंग प्रोसेस स्केड्यूलर ने यूज की हुई है तो इसका मतलब है जो कम से कम टाइम वाले जल्दी खत्म होने वाले होंगे वो पहले जाएंगे। अगर प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग यूज हो रहा है, ये प्रोसेस स्केड्यूलर यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सीपीयू को असाइन होंगे वो प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी हाई होगी। अगर राउंड रोबिन एल्गोरिथम यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है एक फिक्स टाइम रखा जाएगा और उस टाइम तक वो प्रोसेस चलेगा, उसके बाद निकल आएगा, फिर उसके बाद वाला प्रोसेस उस टाइम तक चलेगा, फिर वो निकल आएगा, फिर उसके बाद तीसरा प्रोसेस चलेगा, फिर निकल आएगा। अब इन तीन प्रोसेस में अगर एक कंप्लीट हो गया तो वो तो बाहर आ जाएगा, कंप्लीट नहीं हुए तो फिर शुरू से स्टार्ट होगा, फिर पहला प्रोसेस थोड़ा चलेगा, फिर दूसरे निकल आएगा, फिर दूसरा तीसरा, करते करते वो अपने टाइम को कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये स्केड्यूलर ये एल्गोरिथम यूज कर रहा होता है। दीज एल्गोरिथम आर आइदर नॉन प्रीएम्प्टिव आर प्रीएम्प्टिव, ये एल्गोरिथम या तो प्रीएम्प्टिव है कुछ या नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम आर डिजाइन्ड सो दैट once a process enter the running state it cannot be preempted or suspended until
it complete its allotted time. अगर आप नॉन प्रिएम्प्टेबल एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं या नॉन प्रिएम्प्टेबल एल्गोरिथम अगर चल रहा है तो वो प्रोसेस क्या है फिर वंस अ प्रोसेस इंटर द रनिंग स्टेट और उसमें एक दफा प्रोसेस जब चला जाता है रनिंग स्टेट में सीपीयू के ऊपर तो वो तब तक वापस आप उससे नहीं हटा नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए जब तक उसको जो मिला हुआ टाइम है वो पूरा ना हो जाए आप उसके दरमियान में उसको नहीं रोक सकते सस्पेंड नहीं कर सकते अगर आप नॉन प्रिएम्प्टेबल एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं इसमें कुछ नॉन प्रिएम्प्टेबल है कुछ प्रिएम्प्टेबल है तो नॉन प्रिएम्प्टेबल एल्गोरिथम अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो उसका फायदा या उसका नुकसान जो भी उसको समझ लें वो यही है कि उसमें जो प्रोसेस रन हो रहा है एक दफा रनिंग स्टेट में चला गया है सीपीयू पे वो आ गया है और रनिंग हो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है तो फिर आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक वो अपना टाइम पूरा ना कर ले वेयर एज द प्रिएम्प्टिव स्केड्यूलिंग इज बेस्ड ऑन पीरियडिटी जबकि प्रिएम्प्टेबल जो होते हैं उसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि इज बेस्ड ऑन priority कि वो priority पे बेस करते हैं where a scheduler may preempt suspend a low priority running process anytime when a high priority process enter into the ready state वो किसी भी वक्त उसको scheduler उसको स्टॉप कर सकता है सस्पेंड कर सकता है अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ गया तो ये एक हमारे पास डेफिनेशन भी है इसकी मेन कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है कैसे काम करती है कैसे वर्क होता है इसका और ये हमने देख भी ली और ये हमारा आज का लेक्चर था कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं उम्मीद है कोई इशू नहीं होगा आपको लेकिन फिर भी कोई इशू हो देन आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई क्यूरी हो कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं ओके जी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज